पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हो ये जो चित्र बना हुआ है वो हम लोगों ने VSEPR सिद्धांत के अनुसार कोई भी अणु की आकृति क्या होगी उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी कि भाई कोई भी अणु में केंद्रीय परमाणु के ऊपर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं और कितने आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, उनकी संख्या के मुताबिक हम लोग कोई भी परमाणु का जो है आकृति VSEPR सिद्धांत से बता सकते थे। अब हम लोग उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो है चलते हैं। VSEPR सिद्धांत हो गया है, अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत देख रहे हैं। तो 4.5 है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। इंग्लिश में उसे कहा जाता है VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी से भी हम लोग जो है उसमें परमाणु का आकार बता सकते हैं, चित्र बता सकते हैं और परमाणु और अणु के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें संयोजकता आबंध नाम है, इसलिए इसमें ज़्यादातर संयोजक आबंध की ही बात करेंगे। सहसंयोजक आबंध मतलब कि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, परंतु संयोजकता आबंध यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। जैसा आप जानते हैं, ल्यूइस अवधारणा से अणुओं की संरचनाओं के लिखने में सहायता मिलती है, परंतु रासायनिक आबंध बनने की व्याख्या करने में यह असमर्थ है। उक्त अवधारणा यह भी स्पष्ट नहीं करती कि अणुओं की द्वि आबंध वियोजन ऊर्जाएं तथा आबंध लंबाइयां जैसे कि पिकोमीटर में जो होती हैं वो भिन्न भिन्न क्यों हैं, जबकि दोनों ही अणु में संबंधित परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों के सहभाजन के फलस्वरूप एकल सहसंयोजी आबंध बनता है। यह मॉडल बहुपरमाणुक अणुओं की आकृतियों को विभिन्नता पर भी प्रकाश नहीं डालता। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि भाई हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के मध्य भी सिंगल बॉन्ड है। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद दोनों की आबंध लंबाई में अंतर है। इसका 74 है, इसका 44 है और इसकी आबंध ऊर्जा है 435.8 किलो जूल पर मोल और इसकी है 150.6 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों है? दोनों की आबंध लंबाई में अंतर क्यों है? भले ही दोनों जो है सिंगल बॉन्ड रख रहे हैं, ये भी ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा बोला गया है कि हम लोगों को जो मॉडल बताया गया उसमें बहुपरमाणु अणुओं की आकृतियों पर भिन्नता पर भी प्रकाश नहीं मिलता कि भाई एक से अधिक जो परमाणु होते हैं, बहुपरमाणु वाले जो बड़े बड़े अणु होते हैं, उनकी आकृतियाँ क्यों भिन्न भिन्न नजर आ रही हैं। इस प्रकार VSEPR सिद्धांत सरल अणुओं की आकृति के बारे में जानकारी देता है। तो VSEPR जो होता है वो सरल आकृति के बारे में ही जानकारी दे पाता है, परंतु यह उनकी व्याख्या नहीं कर सकता था। इसका उपयोग भी सीमित है। इन कमियों को दूर करने के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया जो क्वांटम मैकेनिकल सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत है संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा दूसरा है अणु कक्षक सिद्धांत। पहले हम लोग देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी VBT और दूसरा है अणु कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी MOT। पहले हम लोग VBT देखते हैं। VBT अर्थात संयोजकता आबंध सिद्धांत को सर्वप्रथम हाइटलर तथा लंदन ने सन 1927 में प्रस्तुत किया था, जिसका विकास पॉलिंग तथा अन्य वैज्ञानिकों ने बाद में किया। इस सिद्धांत का विवेचन परमाणु कक्षकों के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन और संकरण तथा विचरण एवं अध्यारोपण के सिद्धांतों के ध्यान पर आधारित है। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात होगी, परमाणु कक्षकों के बारे में हम लोग और पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के बारे में सीख चुके हैं। लेकिन परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन, संकरण, विचरण और अध्यारोपण, ये सब हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इन सभी पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में संयोजकता आबंध सिद्धांत का गुण विवेचन इस पुस्तक की विषय वस्तु से बाहर है। अतः इस सिद्धांत का वर्णन केवल गुणात्मक दृष्टि से तथा गणित का उपयोग किए बिना ही किया जाएगा। तो हम लोग संयोजकता आबंध सिद्धांत को कैसे समझाएंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं।
तो मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं ए और बी। उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ HA HB। तो ये रहा हाइड्रोजन ए, ये रहा हाइड्रोजन बी। ए हाइड्रोजन की नाभिक न्यूक्लियस यानी बी हाइड्रोजन की नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। बी हाइड्रोजन ई का इलेक्ट्रॉन ई ए, हाइड्रोजन बी का इलेक्ट्रॉन ई बी। अब जैसे ये हाइड्रोजन एक दूसरे के पास में आते हैं आबंध बनाने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो कौन सा अणु मिलेगा H2। तो जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के जब पास में आते हैं तो इन दोनों के बीच में अन्योन्य दूरी देखने को मिलती है, मतलब कि अन्योन्य क्रिया उत्पन्न होती है। तो जैसे जैसे ये परमाणु दूर होंगे तो उनके बीच में कोई प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन दोनों परमाणु एक दूसरे के पास में आएंगे तो उन दोनों परमाणुओं के केंद्र नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है अन्योन्य क्रिया होगी। ये अन्योन्य क्रिया दो प्रकार की होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो जैसे ये दोनों परमाणु एक दूसरे के पास में आएंगे तो इन दोनों के बीच में जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे होगा, कैसे कैसे प्रकार से होगा वो मैं बता देता हूँ कि भाई आकर्षण बल कैसे होगा। पहला तो आकर्षण बल ऐसे होगा कि खुद की नाभिक और खुद के इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। और दूसरा कैसे होगा, खुद की नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। तो आकर्षण बल कैसे होगा, ये नाभि और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में, नाभि इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये नाभि इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये नाभि इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। बोलो समझ में आया? चलो प्रतिकर्षण कैसे होगा। प्रतिकर्षण बल इस तरह से होगा कि अपनी नाभि और सामने वाले परमाणु के नाभि के बीच में होगा, अपना इलेक्ट्रॉन और सामने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। क्योंकि आवेश जब समान होते हैं तो ही प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब मानो कि ये हाइड्रोजन ए की नाभि है और ये हाइड्रोजन बी की नाभि है, बराबर। ये है इलेक्ट्रॉन ए का और ये है इलेक्ट्रॉन बी का। तो अपने ही इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। और अपने ही नाभि और सामने वाले के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रतिकर्षण बताए तो ये नाभिक ए और ये नाभिक बी, इलेक्ट्रॉन ए इलेक्ट्रॉन बी, तो नाभिक से क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। आपको क्या दिख रहा है, कौन सा बल सबसे ज़्यादा है? तो मुझे दिख रहा है कि आकर्षण बल ज़्यादा मात्रा में है और प्रतिकर्षण बल जो है वो कम मात्रा में मुझे दिखाई दे रहा है। प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों के मान से अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तथा उनकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। जब परमाणु करीब आते हैं, मतलब कि दूरी की बात हो रही है, तब उनकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। मतलब दूरी
स्थितिज ऊर्जा दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। पास में आते हैं मतलब दूरी कम होती है, तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अंततः ऐसी स्थिति है कि नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है। पहले क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है, प्रतिकर्षण बल कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास में आते हैं, दूरी कम होने लगती है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा भी कम होने लगती है। स्थितिज ऊर्जा कम होने से क्या होगा कि अब यहाँ पर आकर्षण बल जो है वो धीमे धीमे कम हो जाता है। आकर्षण बल जिसकी वजह से ये पास में आ रहे थे, उनका आकर्षण बल जो है वो कम हो जाता है और वो लगभग प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है और निकाय की ऊर्जा न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है। इस अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के आबंधित कहलाते हैं। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के अब क्या है, पास में आ चुके हैं और आबंध बन चुका है और एक स्थायी अणु बना लिया है जिसकी आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर होती है। तो पहले हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के दूर होते हैं, लेकिन उन जैसे जैसे पास में आते हैं आकर्षण बल की मात्रा प्रतिकर्षण बलों से अधिक होती है, इसलिए परमाणु एक दूसरे के पास में आने लगते हैं, दूरी घटने लगती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और इस तरह से अब आकर्षण घटते घटते प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है। दोनों के बल जो है वो समान होने लगते हैं। इस स्थिति में हम लोग आबंधित हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं, ये स्थायी संरचना हो जाती है। चूँकि हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु दो पृथक परमाणु की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इस प्रकार मुक्त ऊर्जा को आबंध एंथैल्पी कहते हैं। कि जब हम लोग कोई भी परमाणु को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो दूरी घटती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है, लेकिन ऊर्जा बढ़ती जाती है। अर्थात यहाँ से जब दोनों दूसरे के पास में आते हैं तब वो ऊर्जा मुक्त करते हैं और इस तरह से आबंध एंथैल्पी देखने को मिलती है। ठीक है। अब आगे 4.5.1 कक्षक अतिव्यापन अवधारणा। अतिव्यापन का मतलब है एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाना, उसे हम लोग कहते हैं अतिव्यापन। जैसे कि ये ढक्कन है और ये पेन है, तो ये हो गया अतिव्यापन। ये एक कक्षक और ये एक दूसरी कक्षक एक दूसरे में समा जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अतिव्यापन। हाइड्रोजन अणु के विचलन में इस अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में दो परमाणु इतने करीब हो जाते हैं कि उनके परमाणु कक्षक आंशिक रूप से अंतर्भेदन परमाणु कक्षक अतिव्यापन कहलाता है। कि जब हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास में आबंध बना लिए थे तो ये इतने पास में आ जाते हैं कि दोनों की परमाणु कक्षक एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। इसे हम लोग कहते हैं परमाणु कक्षक अतिव्यापन। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक पास में आई और अतिव्यापन हो गई, लेकिन हुआ है सही में इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन। तो परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन ही इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन है। अतिव्यापन की सीमा सहसंयोजी आबंध की प्रबलता को निर्धारित करती है कि ये जो सहसंयोजी आबंध है वो कितना प्रबल होगा, वो अतिव्यापन पर निर्भर करेगा कि कितनी मात्रा में उनका अतिव्यापन हुआ है, एक दूसरे के साथ जुड़ान हुआ है। सामान्यतः अधिक अतिव्यापन दो परमाणु के बीच प्रबल आबंध बनाने से संबंधित है। मतलब कि अतिव्यापन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आबंध की प्रबलता। कि जितना अतिव्यापन अधिक होगा उतनी आबंध की प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी। इस प्रकार कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के अनुसार दो परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध का बनना संयोजकता कक्ष में उपस्थित विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप होता है। वो हम लोग अभी आपको समझाएंगे कि अतिव्यापन में सही में क्या होता है कि दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी आबंध बनता है। और सहसंयोजी आबंध का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का संयुग्मीकरण, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन।
लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर संयुग्मन इस तरह से होगा कि इसमें कक्षा अपनी इस्तेमाल करेंगे, कक्षक, ठीक है ना। कक्षक क्या करेगी कि दोनों परमाणुओं के बीच में उपस्थित संयोजकता कक्ष में रही हुई विपरीत चक्रण से इलेक्ट्रॉन के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप होगा। मतलब कि यहाँ पर कक्षकों का अतिव्यापन कक्षकों में रहे हुए इलेक्ट्रॉन के विपरीत चक्रण से होता है कि इस परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन आया, इस परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन आया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, जो अतिव्यापन हो रही है उन कक्षकों के अंदर से आए, और उनका जो अतिव्यापन कैसे हुआ कि एक दूसरे के विरुद्ध चक्रण से होता है। अब आगे का जो टॉपिक है वो हमको नहीं पूछने वाले हैं बोर्ड में, एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि ये अतिव्यापन का प्रकार क्या है। तो अतिव्यापन के प्रकार तथा ये जो बाकी के टॉपिक है उन लोग जब स्कूल चालू होगी तब चला देंगे। सहसंयोजी आबंध की प्रकृति। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कक्षकों अतिव्यापन जो होता है वो कक्षकों का होता है जिससे सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। लेकिन आप लोग बोलोगे सर आपने तो समझाया था सहसंयोजी आबंध तो इलेक्ट्रॉन की सहभाजन से होता है। तो सही बात है कि जब कक्षकों का अतिव्यापन होता है तो कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का युग्मन विरुद्ध चक्रण से होता है, जिसको ही हम लोग कहते हैं अतिव्यापन। तो होती है कक्षक अतिव्यापन करने के लिए, लेकिन आबंधन होता है कक्षकों के अंदर रहे हुए इलेक्ट्रॉन के विरुद्ध चक्रण से। और इस तरह से जब कक्षकों का अतिव्यापन होगा तब सही में कक्षकों के अंदर रहे हुए इलेक्ट्रॉन का सहभाजन होता है। इस तरह से सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। इसलिए सीधा बोल दिया गया कि अतिव्यापन से सहसंयोजी आबंध के निर्माण होता है। तो अब अतिव्यापन के प्रकार जो हैं हमारे पास दो प्रकार हैं अतिव्यापन के, कि कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध के दो प्रकार हैं। तो अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजी आबंध के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। दोनों में से एक प्रकार है सिग्मा, जिसे हम लोग ऐसे बताएंगे, और दूसरा है पाई, जिसको हम लोग ऐसे बताते हैं। तो सिग्मा आबंध और पाई आबंध। सिग्मा आबंध और पाई आबंध के जैसे जैसे अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन कौन से प्रकार का है उसके आधार पर दो प्रकार के सहसंयोजी आबंध मिलते हैं, सिग्मा और पाई। तो पहला हम लोग देखते हैं सिग्मा, कि जिसमें हम लोग सिग्मा को अतिव्यापन के द्वारा समझेंगे। तीन प्रकार का अतिव्यापन होता है जिससे सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। तो सिग्मा आबंध कैसे होता है कि इस प्रकार का सहसंयोजी आबंध आबंधी कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष पर सिरेवार अतिव्यापन या अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। तो वो सिरेवार अतिव्यापन या अक्षीय अतिव्यापन कैसे होता है वो हम लोग अभी समझा देते हैं। जैसे कि पहला है एस एस अतिव्यापन, ये स्मॉल एस है, ठीक है दोनों। अब एस एस मतलब कि ये एस कक्षक गोलाकार और ये एस कक्षक गोलाकार। तो ये एस कक्षक गोलाकार, ये एस कक्षक गोलाकार। इसको कोई भी दिशा में से जब इन दोनों कक्षकों का अतिव्यापन करते हैं तो वो एक ही स्थान से जुड़ते हैं, उनका अतिव्यापन एक ही स्थान से होता है। तो जब दोनों परमाणु कक्षक एक दूसरे के पास में आती हैं तो दोनों परमाणु कक्षक एक दूसरे से एक ही जगह से अतिव्यापन करते हैं। इस अतिव्यापन एक ही जगह होने से जो आबंध का निर्माण होता है उसे हम लोग सिग्मा आबंध कहते हैं। तो इस प्रकार दो अर्धवृत्त मतलब कि अर्धपूर्ण भरी हुई एस कक्षक एक दूसरे के पास में आती है, तब उनका जो अतिव्यापन होता है उसे हम लोग एस एस अतिव्यापन कहते हैं। तो इसमें आधा इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें आधा इलेक्ट्रॉन होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
चलो sp अतिव्यापन, sp अतिव्यापन में क्या होगा कि s कक्षक गोलाकार और p कक्षक डंबेलाकार। जब ये दोनों s और p अर्धपूर्ण कक्षक एक दूसरे में पास में आती हैं तो कोई भी एक ही स्थान पर सिरेवार जो है अतिव्यापन करती हैं। अतिव्यापन एक ही स्थान से होता है, इसलिए जो आबंध का निर्माण होगा वो सिग्मा आबंध होगा। कौन सा आबंध होगा? सिग्मा आबंध होगा। P और P अतिव्यापन, P कक्षक और P कक्षक, दोनों P कक्षक के एक दूसरे के सिरे से जुड़ेंगी और सिरे से जुड़ने से जो अतिव्यापन होगा वो एक ही स्थान से होगा। जब एक ही स्थान से होगा तो वो जो आबंध बनाएगा वो सिग्मा आबंध कहा जाएगा। तो ये अर्धपूर्ण रूप से भरी हुई P कक्षक, ये अर्धपूर्ण रूप से भरी P कक्षक जब दोनों एक दूसरे के पास में आएंगी तो अतिव्यापन होगा। दोनों में कक्षकों में रहे हुए अपने इलेक्ट्रॉन विरुद्ध चक्रण से जुड़ते हैं और आबंध का निर्माण करते हैं। इसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। लेकिन सहसंयोजी आबंध कौन से प्रकार का? एक ही स्थान से, इसीलिए सिग्मा प्रकार का। मुझे समझ में आया। लास्ट है पाई आबंध। पाई आबंध का इस प्रकार से अतिव्यापन होता है कि दोनों की जो परमाणुीय कक्षक हैं वो दोनों को एक दूसरे के समांतर या तो अंतर्नाभिकीय अक्ष से लंबवत होंगी। ये अक्ष के ऊपर है, ये अक्ष के ऊपर है, ये भी अक्ष के ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो अतिव्यापन होगा वो अक्ष के लंबवत, ये अक्ष के लंबवत है। तो P कक्षक इस तरह से जो है आएंगी। हमेशा P कक्षक ऐसा हो ज़रूरी नहीं। तो ये P कक्षक जब एक दूसरे के समांतर जब अतिव्यापन करेंगी तो दो स्थानों से जुड़ेंगी। जब वो दो स्थानों से जुड़ती हैं तो बनने वाला आबंध पाई आबंध होता है, जिससे ये दोनों जुड़ जाएंगी, ये दोनों जुड़ जाएंगी और इस तरह से जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये मिल गया है पाई आबंध। तो एक P कक्षक अन्य परमाणु की P कक्षक से अक्ष के लंबवत या तो एक दूसरे के समांतर दो स्थानों से जब अतिव्यापन करते हैं तो पाई आबंध का निर्माण होता है, जिसमें दोनों कक्षक एक दूसरे से अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन से अर्धपूर्ण रूप से भरी हुई होती है। तो इसे हम लोग अतिव्यापन कहेंगे। ये P कक्षक और P कक्षक का जो ये अतिव्यापन है वो होगा PP अतिव्यापन। ये SS अतिव्यापन, ये SP अतिव्यापन है और ये P और P अतिव्यापन परंतु एक ही स्थान से है। ये P और P अतिव्यापन है जो दो स्थान से, एक ही स्थान से होने से सिग्मा और दो स्थान से होने से पाई आबंध होता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का अतिव्यापन के प्रकार और इस तरह से सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। तो सहसंयोजी आबंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन की सहभाजन से होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के कक्षक से और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी परमाणु के कक्षक से। जब परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होगा तो दोनों की कक्षकों में रहे हुए इलेक्ट्रॉन का विरुद्ध दिशाओं में चक्रण से जुड़ान होता है। इस तरह से सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है।